अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लासरा। नाजरीन, कल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साबिक एमपी नदीम हाशमी की गिरफ्तारी के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक नामालूम अफराद सड़कों पर निकल आए। फिर हंगामों और जलाओ घेराव का वो सिलसिला शुरू हुआ कि कल सारा दिन कराची बंद रहा और साए साए करता रहा। हर तरह की कारोबारी और तालीमी सरगर्मियां वहां पर बंद रही। उधर एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि एमक्यूएम के खिलाफ 1992 जैसा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि अगर कराची में अमन के लिए टारगेटेड ऑपरेशन तमाम सियासी जमातों की मर्जी और इत्तफाक राय से हो रहा है, तो फिर गिरफ्तारियों पर एहतजाज और फिर ये मुजाहरे क्यों? क्या इस तरह कराची से जराइम पेशा अनासिर का सफाया और फिर वहां पर अमन बहाल हो पाएगा? आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि पीआईए की जो कारकर्दगी है वैसे तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन पीआईए ने एक अनोखा रिकॉर्ड कायम करके एक नई मिसाल कायम की है। रिकॉर्ड क्या है, इस बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। साथ ही क्लासा साहब और काजी साहब की खबरें भी अभी आपसे शेयर करेंगे। जी काजी शायद कल कुछ खबरें जो थी हमने रह गई थी, उसमें से आज मैं इकॉनमी पे कुछ नंबर्स हैं, फिगर्स हैं। ये आमतौर पे खबर दबी रहती है, हालांकि सबसे जो एक आम इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी हुई अहम खबर है वो हर इंसान की मैशत है। तो ये जो ओवरऑल मैक्रो इकनॉमिक फिगर्स हैं, ये किस किस्म की दुनिया का नक्शा बना रहे हैं हमारे सामने आने वाले दिनों में, और शायद यही वो महाज होगा जिस पे PMLN का जो वाटर लू होगा जिसे हम कह सकते हैं, इस पर हम बाद बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ एक और खबर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कल नोटिस लिया जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, इनकी एक जिम्मेदारी होती है जिसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं और जो कि उस मुआहदे का हिस्सा होती है। सांगड़ में हम बताएंगे कितने हज़ारों जो बैरल जो ऑयल है वो निकलता है उस ज़मीन से, और कैसे। इससे पहले आपको याद होगा कि हमने चकवाल के करीब एक जो काला गांव है उसमें जिक्र किया था कि कैसे इस सारी जो ऑयल एक्सप्लोरेशन की वजह से वहाँ से नदियाँ जो हैं वो केमिकल से भर गई और वहाँ से परिंदे तक उड़ गए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कल नोटिस लिया और उसने पूछा कि वो जो आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे पैसे खर्च करने थे वो किए या नहीं किए। पैसे तो उन्होंने खर्च नहीं किए, मगर हम देखेंगे कि रोज़ जो हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो ये इन्वेस्टमेंट अजाब है या सवाब है, ये क्या है, इस पर बात करेंगे। और वक्त मिला तो सीरिया में क्या सिचुएशन है, कैसे एक ओबामा को एक एम्बैरसिंग सिचुएशन में प्लेस कर दिया है इस सारे सूरत हाल में, और अमेरिका थोड़ा सा वक्ती तौर पे पीछे हटा है। हालात कहाँ पे है, इस पे बात करेंगे। ठीक है, क्लासा साहब के पास चलते हैं। जी क्लासा साहब, आप क्या शेयर करेंगे आज? जी शाहजहा, कल ये काजी साहब की मेरी बहस ज़रा सूबों के मामले पर लंबी हो गई थी और जो हमारी ये अहम स्टोरीज थी वो रह गई थी, और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो खास नाराज़ भी होते हैं, मैसेजेस भेजते हैं कि बाज़ दफ़ा शायद उन्हें स्टोरीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं। लिहाजा एक तो दो कल की स्टोरीज़ हैं वो शेयर करेंगे, जो मैंने बताया था कि कैसे 5 रुकन असम्बली हैं, तो जब पार्लियामेंट पे ये इल्ज़ाम लगा है कि ये दवाइयों के बदले कॉस्मेटिक्स लेते हैं जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं, तो उस पर उन्होंने यहाँ पे एक तहरीक इस्तेहकाक मूव की थी। उस तहरीक इस्तेहकाक का क्या हशर हुआ है और उसका क्या स्टेटस है, उनका ये कहना था हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगना कि दवाइयों के बदले हम कॉस्मेटिक या फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, ये हमारी तौहीन है। तो इस पे ये तहरीक इस्तेहकाक आनी चाहिए, उसकी डिटेल बताएंगे। और प्लस जो हमने बताया था कि भारत से बिजली ख़रीदने के लिए 100 अरब रुपये, ये सॉरी 10 अरब रुपए के करीब वर्ल्ड बैंक जो कर्जा देने को तैयार है, उसका क्या स्टेटस है, और अब तक भारत से कितने हमारे मुआहदे होने की कोशिश की गई, नहीं हुई। और एक और इसके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर है कि इसहाक डार साहब कल नाराज़ हो गए। कल उनसे मीडिया ने ज़रा पूछ लिया कि ये 500 अरब रुपये आपने कहाँ से लाए थे जो आपने IPPs को दिया है। वो ये कहते हैं कि ये आप सवाल हमसे ना पूछें कि हम कहाँ से लाए, ज़रा वो हम आपको बताएंगे कि ये पैसे कहाँ से किधर से आए हैं। ना वो कौमी असम्बली में बताने को तैयार हैं, ना मीडिया को बताने को तैयार हैं। वो भी इंटरेस्टिंग एक स्टफ़ है कि क्यों अवॉइड किया जा रहा है हमें ये बताने से कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। चलें, इसहाक डार तो उन्होंने तो नहीं बताया, तो क्लासा साहब तो यकीनन हमसे ज़रूर शेयर करेंगे कि वो 500 अरब कहाँ से आए, कहाँ गए। अच्छा क्लासा साहब, कल कराची का हाल सबने देखा, किस तरह कल कराची सारा दिन बंद रहा। टारगेटेड ऑपरेशन तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से इत्तफाक राय से वहां पर शुरू किया गया, और अब MQM कह रही है कि वहां पर 19 जून 1992 जैसी उस तर्ज का ऑपरेशन किया जा रहा है। क्या उनके ये खदशात क्यों हैं? सबकी मुशावरत से अगर ऑपरेशन शुरू किया गया है, और जो कल लोग वहां पर निकले, अगर वो नामालूम अफराद थे, कौन लोग थे जो कल इतना ज्यादा कराची को उन्होंने बंद रखा? शाहजहा, बड़ा आपने जो खूबसूरत सवाल किया जिस पे मेरा ख्याल है बहस आगे बढ़ सकती है, बात हो सकती है। वो अल्ताफ हुसैन साहब का ये कहना है कि ये 92 वाला ऑपरेशन हो रहा है, और आपका ये कहना है कि इसका 92 से क्या इसका जोड़ मिलता है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी आपस में मेरा ख्याल है इनका कंट्रास्ट है। हम देखते हैं 92 में ऑपरेशन क्यों हुआ था, किसने किया था।
आपको याद होगा जो 92 का ऑपरेशन था, नवाज शरीफ साहब की ही हुकूमत थी, उसी दौर में वज़ीर आज़म थे। तो उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल आसिफ नवाज थे, उन्होंने कराची में ऑपरेशन शुरू किया था, जिस पर जनाहपुर वगैरह के नक्शे वगैरह बरामद हुए थे और अल्ताफ़ हुसैन साहब को पाकिस्तान छोड़ के यहाँ से जाना पड़ा था परमानेंटली, आज तक वो उसके बाद वापस नहीं है। उस वक्त जो थे, जो इनका ये स्टैंड था नवाज लीग का या नवाज शरीफ की हुकूमत का, कि फ़ौज ने ये ऑपरेशन हमारी मर्ज़ी के बगैर किया है, हमसे पूछे बगैर किया है, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। आज तक भी ये अपनी पोजीशनिंग इसी पे कायम है। ये नवाज शरीफ साहब और चौधरी निसार अली खान साहब कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि फ़ौज ने हमारी मर्ज़ी और हमारी कंसल्टेशन के बगैर किया था, और उसमें बहुत सारे उनके वर्कर्स पकड़े गए, उनको उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, या जो भी उन पर इल्ज़ाम बाद में MQM ने लगाया जी हमारे वर्कर्स का ज्यादती की, गायब किए गए, कत्ल हुए, वट एवर जो भी रीज़न थी, उस वक्त के जो इल्ज़ाम लगते थे वो एस्टेब्लिशमेंट पर लगते थे कि उन्होंने बरह रास्त ऑपरेशन किया था। आज वाले ऑपरेशन में मेरा ख्याल है फ़र्क है, जो आप ये नुक्ता उठा रही हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने यहाँ कराची ऑपरेशन शुरू करने से पहले बाकायदा हर पॉलिटिकल पार्टी से बात की गई, मशवरा किया गया, और हमने भी यहाँ बैठ के, मैं भी ज़ाती तौर पर इस चीज़ के उसके खिलाफ हूँ कि रियासत ने अगर कोई फैसले करने हैं तो पूरे 18 करोड़ लोगों की अब मशवरे से, कंसल्टेशन से काम नहीं होता। दुनिया में कंसेंसस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वक्ती तौर पर लोग आपसे एग्री कर भी रहे होते हैं, अगर उनके मफादात को जख्म पहुँचाएंगे तो वो उससे हट जाएंगे, कंसेंसस से दूर हो जाएंगे, और वही कुछ हो रहा है। अब जो ऑपरेशन हो रहा है ये कराची, ये 92 वाले ऑपरेशन से बहुत मुख्तलिफ है। एक तो ये फौजी ऑपरेशन नहीं है, फौज इसमें मुलव्वस बरह रास्त नहीं है। अब जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल कियानी साहब हैं, उन्होंने हुक्म नहीं दिया कि आप जाएँ और फौज और वहाँ पर आके ऑपरेशन शुरू करें, जैसे जनरल आसिफ नवाज ने किया था। आपकी दफ़ा जो फैसला किया गया ऑपरेशन का, वो एक पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर ने किया है। उन्होंने तमाम पार्टी के साथ मशवरे से किया है, MQM के साथ बाकायदा उनकी डिस्कशन हुई है, उनकी वहाँ गवर्नर इशरतुल इबाद से हुई है, फ़रूक सितार साहब से हुई है, पीपल्स पार्टी से हुई है, ANP से हुई है, तमाम स्टेक होल्डर को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया है, सो कार्ड जो कॉन्फिडेंस में लेना होता है। उसके बाद ऑपरेशन किया गया और तमाम पार्टीज ने कहा था उस वक्त कि इस ऑपरेशन में जो भी जिसका कोई हिस्सा बना और उस हिस्से के मुताबिक उसके बंदे अगर पकड़े गए तो वो वहाँ पर रोड़ा नहीं डालेंगे, अजाब नहीं डालेंगे, शोर नहीं मचाएंगे। ये वो अंडरस्टैंडिंग थी एक। इसलिए इनका ये कहना कि 92 वाला ऑपरेशन हो रहा है, तो मेरा ख्याल है MQM अब इस पर खुद ही ये उनके सामने सारी सिचुएशन हमने रख दी है कि 92 में और आज के ऑपरेशन में क्या फर्क है। लास्टली इस पे जो है जी काजी साहब से अगर बात लेना है, लास्टली मैं ये कहूंगा इस पे साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें, एक तो बात ये कि ऑपरेशन तो ऐसा कोई हो नहीं, एक बंदा पकड़ा जाके ऑपरेशन टारगेटेड, वो जो इतनी हाइप थी वो तो अभी कोई ऑपरेशन में नजर नहीं आता। कुछ लिस्टें गई हैं, उनको पकड़ेंगे, उधर लियारी में भी छापे मारे गए, वो लोग बता रहे हैं, MQM वाले कहते हैं ज़ाहिर अब कुछ भाग गए, उधर से चले गए मेन लोग जो थे। लेकिन बात ये है कि ये जो सारा इशू है, इस इशू में या तो फिर अगर तो ये दुरुस्त है जो रिजवान वो जो मेजर जनरल कह चुके हैं उसके रेंजर्स के कि इनके मिलिटेंट विंग्स हैं, या सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है या और लोग भी कह रहे हैं, ये अगर बात दुरुस्त है तो फिर तो या तो इन पार्टियों का कोई नया जन्म होगा कि एक खुद से सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करें, ये खुद से ऐसा बदलाव लेके आए, कोई खुद एहतसाबी कर लें जो हमें तारीख में तो हमें कभी नजर नहीं आई वैसे आज तक। चलें, तारीख जो है जो दश्त इम्कानात है तो उसमें शायद ये कर लें आपस में। अच्छा, या फिर ये है कि रियासत में इतनी जान हो कि वो जाए और जो जहाँ पे क्रिमिनल बैठे हैं विदाउट एनी रिगार्ड टू एनीबॉडी उसको वो क्रश कर दें। लेकिन अब मामला ये है कि कल सारा कराची पैरालाइज था और उसमें कहाँ से लोग आए, टायर जलाए गए, बसें जलाई गई, गाड़ियाँ जलाई। लेकिन इस हवाले से PMLN का स्टांस जो था वो हालांकि बड़ा सबड्यूड था, थोड़ा लेट हुआ। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जो MQM अदालत में चले जाएं और जाके उसको रिजू करें। लेकिन मैं अभी भी ना सीरियसली समझता हूँ कि ये कोई इतना आसान काम नहीं होगा इनके लिए। ये अगर ये सर्जिकल किस्म का जो करना चाह रहे हैं, इससे काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से राइट नाउ। लेकिन मैंने ये एक बात देखी है कि बहरहाल कल थोड़ा सा खुल के बात की है इन्होंने, और जो एक बिल्कुल शहर जिस तरह होस्टेज बना होता था या इवन मीडिया होस्टेज बना होता था, कि बात खुल की हुई और कल शाम को तमाम मीडिया आउटलेट्स पे कि जी ठीक है आप कोर्ट में जाएं, अगर आपका आदमी गलत पकड़ा गया है तो उस पर आप उसको कंटेस्ट कर लें और वो जो है वो 4 दिन में लेकिन ये हमने देखना है आने वाले दिनों में कि ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है क्या ये अलाउ करेगी। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि जब इस किस्म की सिचुएशन पैदा की जाती है तो आप प्रीएम्प्ट कर रहे होते हैं
कि भाई इधर नहीं आना आपने, उधर उधर रहें आप, इधर आएंगे तो फिर ये भी होगा। अगर ये होगा और अगर ये हो रहा है और जो वहाँ की सरकार है और जो इधर हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, अगर इसको ये नहीं इसको टैकल कर सकते तो फिर तो हर कोई ब्लैकमेल कर लेगा कि जी हमने कराची बंद कर दिया, खेल खत्म, आप घरों को जाएं, पुरानी तनख्वाह पे सब काम तो करें। क्लासी साहब, अगर इसी तरह कल जैसी सूरत हाल चलती रही तो ऑपरेशन तो इस तरह कामयाब नहीं होगा, अगर इसी तरह का प्रेशर या दबाव चलता रहा। ये बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जनरल रिजवान साहब ने ब्रीफिंग दी थी यहाँ पे चौधरी निसार अली खान को, उनका तो ये कहना था कि अगर हमें फ्री हैंड दिया जाए, पॉलिटिकल दबाव ना हो, तो हम 3 दिन में कराची में ये हालात को नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो फिर लेके जाएं, जैसे काजी साहब कह रहे हैं। फिर ये कौन लोग जो कराची को बंद करवा लेते हैं, हैदराबाद में डिस्टर्बेंसेस कराते हैं, ये नामालूम लोग कौन हैं? जी। मतलब हमें समझ नहीं आती, जिन्होंने आते हैं नामालूम लोग आते हैं, फायरिंग करके चले जाते हैं, नामालूम लोग आते हैं मार के चले जाते हैं, नामालूम लोग आके आपका कारोबार बंद करा के चले जाते हैं। फिर बात तो वहीं होगी, अगर पूरा कराची पैरालाइज उन्होंने कर दिया कुछ लोगों ने, तो फिर रेंजर्स के दावे, फिर इनकी इतनी बड़ी इनकी हाइप क्रिएट करना, लोगों को उम्मीदें दिलवाना, ये तो फिर मेरा ख्याल है ये आपको बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। एक चीज़ ये तो इसका एक, चलो हम नेगेटिव फॉल आउट देखते हैं। पॉजिटिव क्या देखते हैं कि हुकूमत इस दबाव में नहीं आई, ना वो सिंध की हुकूमत आई है, ना रेंजर्स आई है, ना फेडरल हुकूमत आई है। उन्होंने MQM की इस डिमांड को, इस मुतालबे को, या इवन आप उसको थ्रेट कह लें, 92 की जब बात की अल्ताफ हुसैन ने, तो ये एक तरह की थ्रेट है अपने वर्कर्स को। एक उन्होंने एक मैसेज भेजने की कोशिश की गई है कि रियासत अब हमारे खिलाफ पूरी कुव्वत से आ रही है, आप लोग भी तैयार हो जाएं। अगर ये 92 वाले ऑपरेशन को ये बार बार उसका रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दबाव में नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे। मुझे ये कराची की या सिंध की हुकूमत आती नज़र नहीं आ रही, इवन रेंजर्स भी नज़र नहीं आ रही। जो बात जहाँ तक अदालत की कह रहे हैं, फिर उसके साथ एक और काम करें आप फिर फौरी तौर पर ऐसी अदालतें बनाएं, वही चाहे उनको स्पेशलाइज कर दें जो ऑलरेडी काम कर रही हैं। 2-3 अदालतें बना रहे हैं जिनका काम यही होगा, बंदे जिनके पकड़े जाएं, उठाए जाएं। अगर कुछ उनको एतराज़ है वो फौरी तौर पर अदालत को मूव करें और अदालत बैठ के विदिन 24 आवर्स या 48 घंटों में जो एविडेंसेज हैं उनके सामने ले जाए, फैसला कर देता है। लोगों को शिकायत ना हो कि आप हमारे बंदे उठा जाते हैं और बेगुनाह हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हुकूमत ने किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अगर हुकूमत दबाव में नहीं आ रही है तो ये जो जलाओ घलाओ और कराची को सारा दिन बंद करने का सिलसिला, आखिर इसको भी तो रोकना हुकूमत का काम है। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। काजी साहब, क्लासेस आप कह रहे थे कि हुकूमत ने किसी किस्म का दबाव नहीं लिया, प्रेशर नहीं लिया, लेकिन जो कल सारा दिन कराची में होता है इसको तो टैकल करना काम है ना। ये सबसे अहम, ये तो कराची तो ये तो लोकल, ये सरकार इधर का तो काम नहीं है, ये तो कायम अली शाह साहब का काम है। वो 5 साल से मेरा ख्याल ये काम कोई नहीं हो रहा वहाँ पे इस हवाले से। अब इसमें सबसे अहम बात किया कि जिन साहब को गिरफ्तार किया वो अक्यूज्ड है, वो मुजरिम नहीं है, अभी मुलजिम है। अब सवाल ये है कि उनकी जब प्रोसिक्यूशन होगी या वो जब कौन से सबूत हैं उनके खिलाफ, अगर तो कल पता चलता है उनकी बेल हो जाती है, नहीं जी गलती से उठा लिया था, तो फिर तो बहुत बुरी तरह से अंडरमाइन होगी गवर्नमेंट कि यार आप ऐसे ही उठा लेते हैं। और जो हाई मॉरल ग्राउंड जिस पे MQM हमेशा अपने आप को कहती है कि जी ऑपरेशन इंटेलिजेंस इदारों की मदद से भाई जिसकी मर्जी से भी हुआ, जिसकी मर्जी से भी हुआ, तो फिर इंटेलिजेंस इदारे भी तो अल्टीमेट एनालिसिस आपकी हुकूमत के अंडर ही आते हैं ना, वो हुकूमत तो उनके अंडर नहीं आती। तो बात यह है कि अगर तो आपने खामखा उठा के एक इशू क्रिएट कर दिया और लोगों को, बेचारे मासूम लोगों को परेशान करते फिरते हैं आप, एक तो बात ये, और क्या आपके पास कोई ऐसे अनडिनाइबल प्रूफ्स हैं कि भाई आप उनको, और हाँ अगर ये साहब जो हैं ये तो मैं तो एक बात कैसी बात कर रहा हूँ कि अगर इन पे ये इल्ज़ामात जो हैं वो साबित होते हैं तो फिर सीरियसली हमें सोचना पड़ेगा उन इल्ज़ामात के बारे में जो कि DG रेंजर्स लगाते रहे या सुप्रीम कोर्ट जिसकी तरफ इशारा करते रही हैं, और फिर हम समझ सकते हैं कि कोई मीनिंगफुल। और अगर वो ऐसे ही पकड़ लिए, सवेरे जमानत होगी, वो घर में चले गए, नहीं जनाब वो तो फिर ये लगेगा कि ये एक ड्रामा है, जो होता है ये होता रहेगा, और जो कराची है वो होस्टेज रहेगा, वहाँ 83 करोड़ रुपए का रोजाना भत्ता होगा और वो नीचे से ऊपर तक चला जाएगा और वो अनटचेबल है। साहब, एक दिन तजारती मराकज कहा जाता है वहाँ बंद हो तो 2.5 से 3 अरब का डेली का वहाँ का नुकसान होता है। तो इतना नुकसान अगर ऐसी सूरत हाल रहे तो आपका जो आपकी मैशत का हब है ये तो बर्बाद हो जाएगा। बात ये शाहजहा के वो कहते हैं ना, पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं, इसलिए कराची पिछले 10 साल से जिस तरह की डोमिनेशन रही है कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस की, वो अब उनके लिए डिजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि, और अभी आप देखेंगे अभी कुछ पीपल्स पार्टी के लोग पकड़े गए तो मजीद रोला पड़ जाएगा, अगर ANP के पकड़े गए मजीद पड़ेगा। हुकूमत को इसे फर्म रहना पड़ेगा, इसको हुकूमत को स्ट्रांग रहना पड़ेगा, इस तरह के इश्यूज आएंगे। बात वही है जो काजी साहब कह रहे हैं
कि पहले थोड़ा सा प्रॉपर होमवर्क कर लें आप, अगर आपके पास, और अब तो इनको इजाज़त है बाकायदा इंटेलिजेंस एजेंसीज को ला के तहत, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पिछले दिनों पास भी हुआ था पीपल्स पार्टी दौर में, कि ये ना ईमेल्स को, टेलीफोनिक टॉक को, मैसेजेस को, इन तमाम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं एज एविडेंस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। आप जाएं, उनको बताएं अदालतों को कि ये इनका मैसेज है, ये इनकी गुफ्तगू है, ये इनकी मूवमेंट्स है। अगर आप दुनिया का ऑपरेशन देखें, दुनिया भर में कैसे ये आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं, या आप सिक्योरिटी फोर्सेस, वो तो तस्वीर लेती रहती हैं, उनके साथ तो कैमरे होते हैं बाकायदा, उनकी पूरी फाइल तैयार की जाती है। तैयार करने के बाद अदालत को कहते हैं हजूर ये देख लें ज़रा इनकी एक्टिविटीज़, ये कहाँ कहाँ किससे मिल रहे थे, किस किस को गन तोप गोला दे रहे थे, हमने तमाम कुछ यहाँ पे ये मॉनिटर किया हुआ है। आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि लोगों का एतमाद रहे। हमारी पुलिस, हमारी एजेंसीज या हमारी फोर्सेज का जो एतमाद है वो लोगों से उठ चुका है। इस एतमाद को रिबिल्ड करने के, मसलन जिस MPA साहब को इन्होंने पकड़ा है, इनके खिलाफ लेके एविडेंस और शेयर करें अदालत के साथ, ताकि अगर कुछ डाउट्स हैं लोगों के हैं या उनकी अपनी पार्टी के लोगों को, उनको दूर होना चाहिए। इनको जब तक एतमाद आप नहीं बहाल करेंगे इन सिक्योरिटी फोर्सेज आवाम पे, इनकी जितनी गिरफ्तारियां करेंगे, जितने लोगों को पकड़ेंगे, हर दफ़ा रौला पड़ेगा। अभी पीपल्स पार्टी को देखेंगे, उनकी बारी अभी लगनी है, अभी ANP की आप देखेंगे वो आसमान सार पे उठाएंगे। अक्रॉस द बोर्ड इनको जाना चाहिए जैसे कि जा रहे हैं। तो लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन ये है, जो मेरी कुछ यहाँ के कंसर्न्ड सरकारी महकमे हैं, वो ये कहते हैं कि MQM पे ज़्यादा दबाव आएगा। MQM के हवाले से जो लिस्टें जो इनको दी गई हैं, तैयार हैं, उसमें MQM के लोगों के ज़्यादा नाम है, लिहाजा ये भी शुरुआत है। उन्होंने अभी MPA पे हाथ डाला है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे शायद मजीद बिग गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहता हूं। एक बात, ये जो हम रोजाना एक पैकेज चला देते हैं, 3 अरब का नुकसान हो गया। अभी हमने कराची पे हजारों स्टोरीज की हैं कि आम आदमी की जो जिंदगी वहां पे अजीरन है और जो उसके सोशल फिगर्स हैं, अगर आप, और कराची इस वक्त दुनिया के वर्स्ट शहरों में शहर बन गया है, लॉ एंड ऑर्डर, किसका नुकसान? बत्ते वालों का नुकसान हो गया है। ये जो हम नुकसान 3 अरब का नुकसान हो गया, ये हम जो है, आप 50 अरब का नुकसान कर लें, इस मुल्क में इस अवाम का हर रोज नुकसान होता है। 1132 बच्चे जहां मर जाते हैं रोजाना भूख से, उसका और आप क्या नुकसान? आपका नुकसान, आप हमें नुकसान से ये ना बताया करके हो टारगेट ना करें क्योंकि 3 अरब का नुकसान हो गया। क्या 3 अरब वो सारे गरीबों की जेब में जाने थे? गरीब आदमी तो वहां जो पॉवर्टी से नीचे रह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वी शुड नॉट मिसगाइड पीपल एज वेल। बहरहाल तमाम सियासी जमातों को इस पर जो है वो कॉपरेट करना पड़ेगा वफाक से और सिंध हुकूमत से, तो ही इस ऑपरेशन में जो है कामयाबी की उम्मीद की जा सकती है। हम आगे बढ़ते हैं। क्लास साहब, अभी हमने आपको बताया था कि PIA की जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है, लेकिन PIA ने कल एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है। नसीर वागा साहब जो हमारे दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, उनकी ये स्टोरी है। कल साहब खबर यह है कि कल कुछ जो मुसाफिर थे लाहौर एयरपोर्ट पर कुआलालंपुर मलेशिया जा रहे थे, विजिट वीज़े पर जा रहे थे, तो वहाँ पर जो वो चेकिंग सामान के वाले और बोर्डिंग कार्ड बोर्डिंग कार्ड उनको इसीलिए इशू नहीं किए गए, उनकी जो सफरी दस्तावेजात थी उन पर एतराज़ लगाया गया कि आपकी सफरी दस्तावेजात में कुछ हम गलतियां हैं। तो जब उन लोगों ने एहतजाज किया और कहा कि हमारी सफरी दस्तावेजात बिल्कुल ठीक है, तो उनको कहा गया कि अच्छा ठीक है, आप हमें 5-5 हज़ार रुपया दे दें और तमाम मुसाफिर जो है वो उनको बोर्डिंग कार्ड दे दिए जाएंगे। 63 मुसाफिर ऐसे थे जिनको बगैर किसी वजह से ऑफलोड कर दिया गया। मजीद इस बारे में क्या डिटेल्स है? नसीब वागा साहब हमारे साथ हैं, स्टोरी तो मैं वही बताएं। तो बात यह है कि मुझे ये लगता है कि जिस तरह से PM साहब का बयान आया है कि जी ये इसके बहुत बुरे हालात हैं, तो उनके वर्कर्स ने भी कहा है कि भागते चोर की लंगोटी ही सही। मगर बात तो हमें वागा साहब, नसीब वागा साहब, PIA की कारकर्दगी सबके सामने है। हालात जो इनकी फ्लाइट के शेड्यूल हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। ये जो रिकॉर्ड है, तो कल क्या हुआ वहां पर, और जो PIA के सीनियर ऑफिशियल थे उन्होंने कोई इस बारे में एक्शन लिया? पहले तो ये बताएं हुआ क्या काइंडली। काजी साहब, कल ये दोपहर की बात है, PK 898 जिसने लाहौर से कुआलालंपुर जाना था, ये 63 मुसाफिर जब लाहौर एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज में पहुंचे, तो वहां पे उन्हें कहा गया कि जी आप हमें पहले तो ये बताएं आपके पास कितने डॉलर्स हैं, आपके पास होटल बुकिंग है। उन्होंने मुख्तलिफ हीले बहाने बनाने शुरू किए कि हमने आपको बोर्डिंग कार्ड नहीं दिए। हकीकत तो ये है कि पूरे मुल्क में अब ये रवैया बन गया है कि वो लोग जो मलेशिया और इस तरह कुआलालंपुर जाते हैं, उनसे इनकी कोशिश होती है कि हम 5,000 रुपया फी मुसाफिर रिश्वत लें। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये 5,000 अमेरिका, फ्रैंकफर्ट, एम्स्टर्डम और UK जाने वाले लोगों से क्यों नहीं लिए जाते? असल में इन लोगों को ये पता होता है कि ये लोग जो हैं ये छोटा मोटा काम करने के लिए मलेशिया जा रहे हैं और इन्होंने वहां जाना ही जाना है। इनकी इस मजबूरी से नाजायज फायदा उठाया जाए और इनसे रिश्वत तलब की जाए। कल एक बहुत बड़ा ये वाकया PIA की तारीख का ये पहला वाकया है कि एक फ्लाइट से
63 लोगों को ऑफलोड किया गया और 63 सीटें लाहौर से कुआलालंपुर खाली चली गई। हमने अपनी खबर में उस साहब का बाकायदा जिक्र कोई मेन एतराजात क्या थे वागा साहब, क्या एतराज, क्यों उतारा, क्या क्या क्यों उतारा? जी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। कहते हैं जी आपकी होटल बुकिंग नहीं है, आपके पास डॉलर्स नहीं है, आप बताएं आप वहाँ कैसे रहेंगे, क्या करने जा रहे हैं। हालांकि ये सवालात ये के पूछने के नहीं है, बिल्कुल ये FIA इमिग्रेशन के सवालात हैं। उनका काम है ये पूछना कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वीजा आपका ठीक है, उनकी सब कुछ ठीक था। क्योंकि काजी साहब सबसे आम सवाल। अच्छा ये बताइए वागा साहब कि जब क्लियरेंस कर दी थी FIA ने तो इनको PIA के काउंटर्स पे रोका गया? नहीं, देखिए FIA की तरफ तो अभी इन्हें जाने ही नहीं ना दिया गया, इनको पहले ही ऑफलोड कर दिया गया और इन्हें कहा जी हमने आपको बोर्डिंग कार्ड ही नहीं देने, आप जो मर्जी कर लें, आप हमें पहले पैसे दें। 5000 रुपया फी मुसाफिर लाहौर एयरपोर्ट पर कर वाजे तौर पे मांगे गए, जिसके बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। और आखिर इन 63 मुसाफिरों ने आपस में इत्तेहाद कर लिया और इन्होंने ये फैसला किया कि हम पैसे नहीं देंगे। गुल हसन अच्छा ये वागा साहब ये बताइए, क्या ये मुमकिन है कोई ऐसे लोग आपके राब्ते में हैं जिन्हें कल या हम लाइन पे लें किसी एक मुसाफिर से और उससे पूछ सकें कि उसके साथ क्या बीती? जी आज हम कोशिश करेंगे जरूर। मैं आपको बताऊं कि PIA के जो पैसेंजर हैंडलिंग के जनरल मैनेजर हैं वो कराची से अभी लाहौर पहुंच रहे हैं इस वाक़े की इंक्वायरी करने के लिए। और बहुत सारे मुसाफिरों ने PIA की आला इंतजामिया से काजी साहब खुद रब्ता किया है, जिसकी वजह से MD PIA की भी आंखें खुली हैं कि यार ये इतना बड़ा वाक़या, 63 सीटें लाहौर से कुआलालंपुर खाली चली गई हैं और मुसाफिर यहीं रह गए। वागा साहब जी वागा साहब से पूछना चाहूंगा, आपकी जो काजी साहब का सवाल था, आपकी किसी PIA के किसी कोई ये कंसर्न बंदे से बात हुई है, किसी अहम ओहदेदार से, उसने इस पे क्या इस डेवलपमेंट में, क्योंकि इसमें मैं जी बिल्कुल क्लासर साहब मेरी बात हुई है मशहूर ताजवर जो बड़े एक अहम ओहदे पर जो जनरल मैनेजर पब्लिक रिलेशन है, रात के मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे पूरी तफसीलात बताई। उन्होंने कहा जी ये वाकया PIA इंतजामिया के नोटिस में आ चुका है और MD PIA सख्त नाराज हैं कि आखिर 63 सीटें क्यों खाली गईं और 63 लोगों को ऑफलोड, ये तो कभी ऐसा हुआ नहीं। और अच्छा वागा साहब ये बताएं, वागा साहब अगर ये कुआलालंपुर जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की रेपुटेशन अल्लाह के फजल से, आप भी पाकिस्तान से बाहर सफर करते हैं, हम भी करते हैं, कई दफ़ा हमारे पास डाटा भी मौजूद है, कौमी असम्बली में पेश किया गया कि ये लोग जाते हैं, बाज़ दफ़ा ना इनके पास प्रॉपर वहाँ डॉक्यूमेंटेशन होती है, डिटेन होते हैं, गिरफ्तारियाँ होती है, डेपुटेशन होती है, बड़ी लंबी लिस्ट है, हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं और इस तरह वहाँ पर जाके गिरफ्तार होते हैं। और PIA को सबसे बड़ा नुकसान होता है कि इन पर जुर्माने होते हैं, ये बहुत सारे जुर्माने भी अदा करते रहे कि ऐसे मुसाफिरों को लेके हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। तो आप ये बताएं, अगर वो पूछ रहे थे कि आपके पास वहाँ पे किस किस एड्रेस पे आपने जाके रहना है, आपके पास होटल की बुकिंग है, किसी रिश्तेदार का कोई एड्रेस है, तो ये उनको देने में, शेयर करने में क्या मसला हो सकता है आपका ख्याल? उन्हें शेयर करनी चाहिए थी। हम भी जाते हैं, हम भी वहाँ पे शेयर करते हैं अगर हमसे पूछा जाता है सारा। जी क्लासर साहब उन्होंने इनको तमाम मालूमात दी हैं। उन्होंने बताया कि ये हमारे पास डॉलर हैं, ये हमारा पर्पज है जाने का। असल इशू ये है कि ये सारा आज तक पहली बात हुई है कि कुआलालंपुर और मलेशिया जाने वाले मुसाफिरों पर कभी भी PIA को सर जुर्माना नहीं हुआ, क्यों? और वो सिर्फ उन्होंने UK और अमेरिका के लिए रखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि ये मरहला बोर्डिंग कार्ड जारी होने के बाद इमिग्रेशन वाले जो है FIA वाले वो मुसाफिरों की छानबीन करते हैं और उनसे पूछ करते हैं कि जी आप क्यों जा रहे हैं, आपका पर्पज क्या है, आपके पास क्या है। और वहाँ एक जो है ना वो लगा हुआ है या रुकावट लगी हुई है। इनका काम है बोर्डिंग कार्ड दे देना मुसाफिर को, इमिग्रेशन का काम है उनको ऑफलोड करें, ऑनलोड करें, उनको जाने दें या ना जाने दें। लेकिन ये एक अनोखा काम शुरू हो गया। उन्होंने आइडेंटिफाई किया है आपकी वागा साहब उन्होंने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जो जनरल बात की है कि जी के PIA ने मांगे हैं, कुछ नाम बताएं कि कौन से PIA के लोग, अगर वहाँ पे 63 है ह्यूज नंबर, आपकी अगर मुसाफिरों से बात हुई हो तो उन्होंने कुछ नाम बताया कि कौन कौन PIA के लोग थे, ताकि उनका भी वर्जन सामने आ सके, पता चले उन्होंने क्यों रोका है, क्या वजूहत थी। क्योंकि अभी तक हमें यही लग रहा है कि सिर्फ मुसाफिरों का वर्जन सामने आ रहा है, PIA का वर्जन सामने नहीं आ रहा है। स्टोरी में भी एक साहब नाम छपा हुआ है, गुल हसन है कोई पैसेंजर सुपरवाइजर। हाँ क्लासर साहब हमने बाकायदा उसका नाम, नहीं अगर 63 मुसाफिर हैं, मैं कह रहा हूँ 63 मुसाफिर तो बड़ा ह्यूज नंबर है, मैं इस वजह से कह रहा था। जी वागा साहब मुझे ब्रेक लेनी है, आप हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नसीर वाघा हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। नसीर वाघा साहब, ये बताएगा कि जो अफसरान वहाँ पर लोगों के डॉक्यूमेंट्स पर एतराज लगा रहे थे, उनसे किसी ने पूछा कि ये आपका काम नहीं है, तो FI इमिग्रेशन वालों का काम है, अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? जी शाजिया, जैसे ही अब इस वाक़े की इत्तला PIA के आला हुकाम को मिली है तो फौरी तौर पर MD PIA ने अपने जनरल मैनेजर पैसेंजर हैंडलिंग सर्विसेज कराची हैं, हेड ऑफिस में जो तैनात हैं, उनको आज सुबह लाहौर भेजा है और इस वक्त वो अब वाक़े की तहकीकात शुरू करेंगे। इसमें सबसे अहम बात यह है कि वो लाहौर एयरपोर्ट पर CCTV फुटेज देखेंगे कि ये मुसाफिर किस वक्त चेक इन हुए, वहाँ क्या होता रहा, किसने कैसे पैसे मांगे। जो मुसाफिरों ने हमें फोन कॉल पर नाम बताया है वो गुल हसन का है, जो कि वहाँ पैसेंजर सर्विसेज का एक सुपरवाइजर है और वो यूनियन का एक अहम ओहदेदार भी है। उसी पे सारे इल्जामात लगे हैं कि वही पैसे मांग रहा है। अब उससे खसूसी तहकीकात होंगी और जनरल मैनेजर जो है वो आज कराची से लाहौर पहुंच रहे हैं और वो सारी तहकीकात करके इसकी रिपोर्ट जो है वो MD PIA को देंगे। रात मुझे मशहूर ताजवर साहब जो इनके तर्जुमान हैं, उन्होंने बताया कि अगर ये बात सच साबित होगी तो हम फौरी तौर पे इनकी मुअत्तलियां भी शुरू करेंगे और सख्त सजा देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीर वाघा साहब आपका। जी क्लासा साहब, बात वो ये कि जिस तरह का सिस्टम ये बता रहे हैं वहाँ पे बाघा साहब और जिस तरह की चीज़ें बता रही हैं, मेरा ख्याल है फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी तो चीज़ें सामने खुल के आएंगी। सही बात। इसमें मुझे अभी भी थोड़े से इफ्स एंड बट्स लग रहे हैं। बाघा साहब खुद भी कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है, क्योंकि अगर 63 नंबर जो है, मैं समझता हूँ इतनी बड़ी तादाद में लोग ऑफ लोड हुए हैं तो खासा बड़ी रीजन होगी। काली शो मत जाना चाहिए था। दुनिया की कल तक दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन को बड़ी रीजन निकलेगी दुनिया की। अब 2-4 लोगों से, कैसे छोटी सी आपकी बात कर, 2-4 लोगों से आप रिश्वत ले सकते हैं, 10 से ले लेंगे, 5 से ले लेंगे। अब 63 मुसाफिरों को एन ब्लॉक कहा जाए कि आप पैसे निकालें और 5-5 हज़ार रुपया दें। देखिए इतना अंडर एस्टिमेट ना करें वतन अजीज के लोगों को आप। लेकिन क्लासा साहब हो सकता है, क्लासा साहब ये हो सकता है कि सब लोगों ने, अगर कम लोगों से रिश्वत ले गई हो तो बाकी लोगों ने एहतजाजन बॉयकॉट कर दिया हो, ये भी हो सकता है। मेन जो बात है ना, बात ये है कि दुनिया की जो पहले ये दूसरे नंबर की एयरलाइन थी और पब्लिक सेक्टर में थी, अब हम इसे ले आए हैं कि ये 2 रुपए में बेचनी पड़ जाए हमें। आपको पता है ना, प्राइवेटाइजेशन 2-2 रुपए में भी हुई है, मुफ्त भी हुई है, जीरो पेमेंट पे भी हुई है। सो वी ब्रिंग आवर इंस्टीट्यूशन टू अ पोजीशन कि जहां पे हम और आगे बंदे बैठे हुए हैं साथ खरीदने वाले के, जी माशाल्लाह हम ठीक कर देंगे। ये सारा खेल पुराना है तो नया नहीं है। आपको PIA का लेटेस्ट फिगर दे रहा हूं, जब अहमद मुख्तार साहब थे, इनके भाई है अहमद सईद साहब थे, आपको पता है एक तो इक्तदार में रहते हैं, एक भाई एक पार्टी में, दूसरा दूसरी पार्टी में है और तीसरा किसी और पार्टी में, बल्कि इस पार्टी से मुझे याद है असद उमर साहब की भी यही कहानी लगती है, उनके तीसरे भाई भी हैं, मैं कंफर्म करके कल बताऊंगा। एग्जैक्ट नहीं, वो तीसरे भाई हैं, मैं बता देता हूं, मुनीर कमाल साहब हैं, आप जिनका नाम ले रहे हैं, उन्हें बहुत बड़े बैंक का, सरकारी बैंक का चेयरमैन लगाने की वो हो गई है, मंजूरी हो गई है जनाब। एक भाई PTI के वो हैं, MNA हैं इस्लामाबाद से, उनके दूसरे भाई मोहम्मद जुबैर साहब इस वक्त इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके चेयरमैन है, वजीर का ओहदा है। आज तीसरे भाई के बारे में खबर आई हुई है, मुनीर कमाल साहब के बारे में, वो कौमी बैंक के सरबराह लग रहे हैं जनाब। सो ऑल इन ए फैमिली। अब पहले ये काम ही पॉलिटिशियंस करते थे कि भाई मुल्क में बेरोजगारी खत्म हो ना हो, क्लासर साहब, मुल्क में बेरोजगारी खत्म ना हो, कुछ खानदानों में तो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो रही है, हो गई है, आगे बढ़ते हैं, हो रही है, आगे चलते हैं आगे। और हमारे टेक्नोक्रेट्स बड़े समझदार हो गए सियासतदानों की तरह, कि एक पार्टी में नहीं रहना, 2-4 को स्प्रेड कर दो। लिहाजा 2 भाई ये नवाज लीग में बड़े ओहदों पे और तीसरे भाई PTI में, ऑल इन ए फैमिली। अल्लाह इनका भला करे और इसी तरह तरक्कियां करते रहें। क्या सब आगे बढ़ते हैं, दवाइयों के बदले कॉस्मेटिक्स लेना, तरीके इस्तेहकाक मूव हुई, क्या कहानी है ये सारी? ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बल्कि जो हमारे शो के हैं मुबीन अमजद साहब, मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स भी भेजे हुए हैं, आई होप कि मुबीन साहब अभी दिखाएंगे स्क्रीन पे। यहाँ पे एक मेरे पास पेपर है, डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तहरीक इस्तेहकाक पेश की गई थी। अच्छा, ये तहरीक इस्तेहकाक का बता दूँ, ये पहले किसी भी मेंबर को किसी से भी शिकायत हो तो वो स्पीकर कौमी असम्बली को या सेक्रेटेरिएट को लिख के भेजता है कि फलां चीज़ की वजह से मेरा इस्तेहकाक मजरूह हुआ है, आप इसको कमेटी को रेफ़र करें, और कमेटी इसके बाद वो करती है। एक इनकी बनी हुई है प्रिविलेज की हाउस की कमेटी, अब मेरा ख्याल फॉर्मेशन होने वाली है उन तमाम कमेटीज़ की, वो जो बैठ के बुलाती है। अब पिछले दिनों एक हाजी अदील साहब है, हमारे सेनेटर साहब हैं, उन्होंने एक तरीके इस्तेहकाक मूव की हुई थी, मैं बड़ा उनका एहतराम करता हूँ। उसमें जहाँ पर उन्होंने साहब के खिलाफ तरीके इस्तेहकाक पेश की थी, उनके ड्राइवर के खिलाफ भी की हुई थी। तो अब इतना तो मैंने कहा कि हाजी साहब को ये नहीं आ जाना चाहिए कि ड्राइवर की बात से भी तरीके इस्तेहकाक मूव होनी चाहिए। खैर, आपकी दफ़ा जो पेश की गई वो बड़ी ये इंटरेस्टिंग किस्म के, जिनके नाम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, मुबीन साहब दिखा रहे होंगे मेरा ख्याल है, वो ये इसमें मुहतरमा रुमीना खुर्शीद आलम साहबा हैं, मुहतरमा आसिया नासिर साहबा हैं, तलाल चौधरी साहब हैं,
सकलैन बुखारी साहब हैं और मोहतरमा शाहजहां साहब हैं, इन्होंने लिख के कहा है कि जनाब के हमारे बारे में ये कहा गया, पार्लियामेंटेरियंस के बारे में, नॉट पर्टिकुलर टू देम, कि ये जो है कि वहाँ पे बैठा हुआ जो स्टाफ है, डॉक्टर हैं या दूसरा स्टाफ है पार्लियामेंट का, तो ये अपने स्टाफ को, अरकान पार्लियामेंट को ना सिर्फ महंगी दवाएं देते हैं बल्कि इनको मुख्तलिफ कंपनियों के कंप्लांट फूड सप्लीमेंट और कॉस्मेटिक्स के आइटम भी देते हैं। और ये इल्ज़ामात वैसे लगते रहते पार्लियामेंटेरियंस पे कि इनके ड्राइवर, इनके माली, इनको खुद तो अलाउ है फैमिली को, फैमिली से हट के भी ये बहुत सारी दवाइयों के इल्ज़ामात इन पर लगते रहते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये हमारे ऊपर इल्ज़ामात गलत हैं, हम कॉस्मेटिक्स, हम यहाँ पे पाउडर, हम इस पे यहाँ पे क्रीमें वगैरह नहीं लेते, जो दवाई होती है हम वहाँ से वही लेते हैं। और जो हमारे ऊपर जिन लोगों ने इल्ज़ामात लगाए हैं उन्होंने हमारा ये तरीक़े इस्तेकाक हमारी बनती है, हमारा इस्तेकाक मजरूह है, मेहरबानी फरमाकर आप इसको तरीक़े इस्तेकाक कमेटी को भेजें और बुलाया जाए उन लोगों को जिन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। इसके जवाब में अब एक ख़त जो है कौमी असम्बली के ये सेक्रेटेरिएट की तरफ से भेजा गया है इन तमाम MNAs को जिनका इस्तेकाक मजरूह हुआ था कि मैं कॉस्मेटिक्स के और ये ब्यूटी आइटम्स के हमारे ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं। उनको बताया गया जनाब कि आपकी हमें मिली थी, यहाँ पे आपकी तरीक़े इस्तेकाक हमारे पास आई थी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एजाज सादिक साहब ने उसको एग्जामिन किया था। वो ये फरमाते हैं कि ना, उन स्पीकर साहब ने कहा है कि जो आपको लग रहा है कि आपका इससे तरीक़े इस्तेकाक बनती है या इस्तेकाक मजरूह हुआ इन इल्ज़ामात से कि आप दवाइयों के बदले कॉस्मेटिक्स लेते हैं या आप ब्यूटी क्रीम्स लेते हैं, तो मेरे ख्याल में आपका इससे कोई इस्तेकाक मजरूह नहीं हुआ, आपकी तरीक़े इस्तेकाक नहीं बनती। लिहाजा एक तरह से उन्होंने वो जो इल्ज़ामात लगे हैं पार्लियामेंटेरियंस पे कि ये दवाइयों के बदले कॉस्मेटिक्स लेते हैं या दूसरा सामान लेते हैं वहाँ से, तो वो उनके ख्याल में उन्होंने एक तरह का उनको अपहोल्ड किया है। यहाँ ये स्पीकर साहब ने उनको इजाज़त दी है कि अगर आप चाहें तो किसी वक्त पॉइंट ऑफ आर्डर पर खड़े होकर बात कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर हम ना इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, ना इसको तरीके इस्तेकाक ऐसा बनाएंगे, ना कमेटी के सामने एक टिप देना चाहता हूँ आपको, एक टिप देना चाहता हूँ क्योंकि आई खबर हमारे खबर यह है कि वेब पे है, पिछली हुकूमत की बात है कि किसी अहम अहदेदार ने, सियासी अहदेदार ने, खातून ने जाके फेस लिफ्ट भी करवाया था। नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, स्टोरी पे आप काम कीजिएगा, हम शेयर कर लेंगे लोगों से। काजी साहब ये क्या बात है, जो नाम आप मुझे बताना चाहते हैं पूरी कौम को क्यों महरूम रखना चाहते हैं? मैं ये क्या खास क्योंकि सोशल मीडिया से मुझे किसी ने भेजा है तो मैंने कहा मैं आपकी तरफ आज भेज भी दूंगा वो ईमेल, ताकि आप भी इन्वेस्टिगेशन कर लें। देखेंगे आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, आप तो करीब, हम तो दूर हैं, तख्त लाहौर आप कहते हैं, हम तो यहाँ भी गुलाम ही हैं हजूर। तो आपको अच्छा क्लास साहब, कल मैं वो स्टोरी कर नहीं पाया और आपने जिक्र किया था उसी का जो डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल में पॉइंट आउट की थी चीज़ें, और ये ज़रा मुल्क की मैशत की भी बात कर लें क्योंकि ये एक आम आदमी से जुड़ी हुई खबर है। तो उसमें जो IMF की कंडीशनैलिटीज़ थी उसमें हमने पावर टैरिफ जो है वो बढ़ाने थे, बढ़ा दिए और मज़ीद बढ़ाएंगे। इसके अलावा हमने टैक्सेस रेज करने थे, कोई 2475 अरब रुपया FBR ने इकट्ठा करना है। इसमें कुछ फिगर्स हमने जो है वो रिवाइज भी कर दिए हैं। मिसाल के तौर पे जो PSTP अब तरक्याती फ़ंड है वो भी शुनीद ये है कि उसमें भी तकरीबन 25% कमी कर दी गई है। अब वो 1115 अरब रुपए की बजाय 840 अरब रुपए का हो गया है। और जो हमारे ग्रोथ का टारगेट था 4.4 की बजाय अब जो पाकिस्तान इकनॉमिक काउंसिल है उसने उसे 2.5% पे कर दिया है। फिर IMF ने यह भी कहा था कि आप डायरेक्ट बारोइंग नहीं करेंगे, मगर इसमें आलम यह है कि ये पाशा साहब ने ही कोट की है ये फिगर। वो कहते हैं कि पहले 5 हफ्तों में 600 अरब रुपया हमने बारो किया है। इन्फ्लेशन, अच्छा अब ये उन्होंने खदशा ये जाहिर किया है कि जी स्टैगफ्लेशन हो सकता। अब स्टैगफ्लेशन ज़रा सादा ज़बान में बात करते हैं कि एक तरफ तो पैदावार में इजाफा ना हो और कीमतें बढ़ती चली जाएं, और वही हम देख रहे हैं। अगर हम पिछले तकरीबन 100 दिनों की कीमतों में फ़र्क देखें तो अभी से सोशल मीडिया पे और इवन ईमेल, ये जो आपके मैसेजेस हैं, इसमें भी ये फ़र्क और बोध आना शुरू हो गया। अगर 100 दिनों में ये है इन्फ्लेशन का आलम, तो ये हुकूमत जब आगे जाएगी तो क्या हम ये तो कह रहे हैं कि जी हम इस पर सियासत नहीं करेंगे? सियासत तो करनी, इस पर आटे की कीमत आप देखें कहाँ चली गई है। तो सियासत करासरा साहब, मुझे ये लग रहा है कि अगर इसको अरेस्ट ना किया गया सिचुएशन को, तो सियासत कराची पे फिर शायद ना हो। अभी तो कराची में बाज वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग निकल रहे हैं, जिस दिन लोग आटे की कीमत पे निकल पड़ेंगे तो इसको मेरे ख्याल में हमें हाइंडसाइट में या इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये फिगर खास से आई ओपनिंग है, और खास तौर पे अगर PSDP पे आपने कट लगा दिए, यानी आपने तरक्याती बजट पे कट लगा दिया है, तो आप अब रोजगार कैसे देंगे? और 2.5 पे अगर आप अपनी ग्रोथ को रिवाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब है रोजगार पैदा नहीं होगा। इसके बावजूद खबरें तो आ रही हैं कि जी हम गरीबों को, नौजवानों को कर्जा दे रहे हैं और दिस एंड दैट, और ये भी खबरें आ रही हैं कि नया शहर बसाया जा रहा है। तो इन फिगर्स को देखते हुए नजर नहीं आता कि ये काम हो पाएगा। तो इधर अगर ध्यान हमने ना दिया तो जिस तरह वो फैज ने कहा था ना कि पायाब है जो मौज गुजर
जाएगी सर से। पापोश की क्या फिक्र है, दस्तार संभालो, पायाब है जो मौज गुजर जाएगी सर से। मुझे नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक जी क्लास साहब ब्रेक के बाद आके आपके भी इस पे टेक लेते हैं, कमेंट लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो क्लास साहब हमें ये जरूर बताएंगे कि वो 500 अरब की अदायगी जो थी वो कहाँ से दी गई, भले ही इसका वजीर खजाना इसहाक डार ने जवाब ना दिया हो। क्लास साहब जरूर बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। क्लासेस साहब आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे? हाँ, स्टोरी मेरी भी इसी से जुड़ी हुई है जो इसहाक डार साहब के अभी हम बताने वाले हैं, जिस पर नाराज़ हो गए कल के क्यों हमसे पूछते हैं आपके पैसे हमने कहाँ से लाए। बस दे दिए आप कौन होते हैं पूछने वाले कहाँ से है। वो कहते हैं गालिब की वाली बात है ना कि आम खाएं पेड़ ना गिनने वाला हिसाब है कि बस पैसे देने थे दे दिए, जिनको मिलने थे मिल गए, आप क्यों पूछ रहे हैं कहाँ से आए हैं। बात यह है कि जो IMF की बात कर रहे थे काजी साहब को, उन्होंने कहा डायरेक्ट बारोइंग नहीं करनी आपने। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम जी हजूर नहीं करेंगे, आप हमसे बारोइंग किया करें, हम जो बैठे हुए हैं IMF जो बैठी हुई है, आपको मतलब इनडायरेक्टली बारोइंग की क्या ज़रूरत है, हम आपको पैसे देंगे। एक चीज़ जो बात उन्होंने की हफीज़ पाशा साहब ने की वो बड़ी अहम बात है। 600 अरब रुपए पहले 3 महीनों में आपने बारोइंग कर लिए। 600 अरब रुपए ये मजाक नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। कैसे उसको मीट करेंगे, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, नए टैक्स पेयर आ नहीं रहे। आप खुद पार्लियामेंटेरियन का आपने सुन लिया है, कॉस्मेटिक्स और वहाँ से ब्यूटी क्रीम्स ली जा रही हैं दवाइयों के बदले में। अपना हाल ये है, ना टैक्स देते हैं, ना प्रॉपर तरीके से जो फैसिलिटी मिली हुई है उसको भी अब्यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं। ये भी आपको हमने स्टोरी बताई है। बात यह है जो कल इनसे पूछा गया इसहाक डार साहब से, और कल IMF के बोर्ड की भी उनके ऑफिशियल्स हैं, कल नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। वही नवाज शरीफ साहब जो तैरे लहूती के हमें ये शेर सुनाते थे कि उस रिस्क से मौत अच्छी थी। तो कल वो IMF के उन्हीं लोगों से बैठ के उनसे अच्छी बातें कर रहे थे, उनके शुक्रिया अदा कर रहे थे कि जनाब बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें पैसे दिए, मैं आके बेल आउट किया, और हमने तो 3 अरब डॉलर मांगे थे, आपने हमें 7 अरब डॉलर दे रहे हैं, उस पर शुक्रिया अदा किए गए। डार साहब ये फरमाते हैं जनाब कि हम पे एतराज़ हो रहा है कि हमने IPPs के पैसे जो हैं कहाँ से लिए और क्यों दिए हैं। वो कहते हैं ये सवाल हमसे मत पूछें, हमने दे दिए, नंबर 1। दूसरी बात, जब उनसे पूछा गया हजूर बता तो दें, उन्होंने कहा हमारे पास बहुत सेविंग पड़ी थी। अच्छा, तो भैया अगर आपके पास 500 अरब रुपए की सेविंग पड़ी थी तो पीपल्स पार्टी पे किस चीज की तनकीद करते रहे हम? क्या खजाना खाली कर गए, वो लूटमार कर गए, आप क्यों रोते रहे? अगर 500 अरब रुपए पीपल्स पार्टी सेविंग में छोड़ के गई, ये कल आज उनका पड़ा, ये उनका ये है कि इसहाक डार साहब का छपा हुआ है तमाम अखबारात में। ये मैं बात भी अपने सोर्सेज कोट करके नहीं कह रहा कि वो कल को जिसको डिनाई कर सकते हैं। तमाम अखबारात ने कहा है कि उन्होंने फरमाया है कि हमारे पास सेविंग्स पड़ी थी, और सेविंग से मुराद ये आपने तो 3 महीने में कोई कारोबार नहीं किया हुकूमत का कि आप आएँ और आप कहें कि हमने कारोबार किया था 300 और हमारे पास 500 अरब रुपये आ गए थे। दुकान तो नहीं खोली हुई हमने, ना कोई जनरल स्टोर है। तो ये 500 अरब रुपया फिर अगर पीपल्स पार्टी छोड़ के गए तो फिर उनकी गुड गवर्नेंस को अप्रिशिएट करें कि 500 अरब रुपया उनके पास मौजूद था, उन्होंने खर्च नहीं किया, आपने आते ही दे दिया। असल में इन्होंने जो खेल खेला है कौम के साथ, और कुछ दिनों में चीज़ें सामने आने वाली हैं। एक तो हम एक पोर्शन इसका सामने लाए थे, 62 अरब रुपया यहाँ यूनिवर्सल सपोर्ट फंड का पड़ा हुआ था। ये वो 62 अरब रुपया था जो आपने देहाती इलाकों में जाके खर्च करना था इंफ्रास्ट्रक्चर पे। IT के देहाती इलाकों को भी एट पावर लाया जाए विद आपके अर्बन सेंटर्स हैं, वो उठा के आपने खर्च कर लिया। इसके बाद इन्होंने OGDC के पैसे निकाले हैं। बाज़ रिपोर्टें आ रही हैं कि इन्होंने बैंक से जो बड़े साहब हैं जो जेट लेके वहाँ पे गए थे और हुक्मरान फैमिली के बच्चों को साथ लेके गए थे चाइना, उन्हीं के बैंक से कर्जा लिया गया है, उन्हीं की ही कंपनीज जो ये IPP से उनको वापस कर दिया गया है। इन्होंने किया यह है कि कुछ इन्होंने वहाँ से पेंशन का पैसा उठाया, कहीं पे कुछ सेविंग पड़ी थी जैसे हर महकमे की होती है वो उठाई है, उसको कंसोलिडेटेड फंड में डाला है ताकि ये पता ना चले कि हम बरह रास्त IPPs के लिए पैसे ले। चलाकी ये की गई है। हमारे दोस्त डॉक्टर वकार मसूद साहब हैं, वो 10-12 साल से यहाँ वजारत खजाना में बैठे हुए हैं। इस तरह के ट्रिक्स वो जानते हैं अच्छे तरीके से, किस किस को कैसे आपने ये पैसा निकलवाना है, कहाँ से लाना है, पकड़े भी ना जाएं, हुक्मरानों का काम भी हो जाए। ये ट्रिक उन्होंने बताया हुआ है कि तमाम जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है, सेविंग से मुराद होती पेंशन का पैसा है, आपका ग्रेजुएटी का पैसा है, किसी डेवलपमेंट के फंड के लिए पैसे पड़े हुए हैं, आप वहाँ से कंसोलिडेटेड फंड होते हुए फेडरल हुकूमत का, उसमें पैसे आपने शिफ्ट करवा लिए। फिर वहाँ से 500 अरब रुपये का चेक भेजा है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि 500 अरब रुपया हमें ट्रांसफर करें, ये ओवरऑल अमाउंट में से वो उठा के इन्होंने IPPs को दिया है। शेख रशीद साहब ने एक सवाल पूछा था कौमी असेंबली में पिछले सेशन में, उन्होंने सवाल एक लिख के दिया कि हजूर हमें ब्रेकअप दिया जाए कि ये जो 500 अरब रुपये कहाँ से आया है। इसहाक डार साहब ने बड़ा क्लासिक जवाब दिया, वो पढ़ने वाला है, वो कहते हैं नाइदर हेयर नार देयर वाला हिसाब है। उन्होंने कहा कि हमने अदायगियां कर दी, आप पूछते क्यों हैं हमसे पैसे कहाँ से हैं। मेरा सवाल ये इसहाक डार साहब से कि हुजूर आप छुपते क्यों हैं ये बताने से कि 500 रुपये आया कहाँ से। अच्छा क्लास साहब, मैं इसमें एक कमेंट ऐड करना चाहता हूँ। अभी तो आप खुदा का शुक्र करें कि अंधेरों की शॉपिंग में NFC अवार्ड इसकी जद में नहीं आया।
एक प्रपोजल ये भी थी कि जी NFC अवार्ड में से पहले ही पैसे जो हैं वो उठा के, और फिर जो हम पहले सवाल करते थे कि फोरेंसिक ऑडिट भी करवा के देख लें। इसमें कुछ शराइत भी थी कि जी इतने अरसे में ये चीपर बिजली पे चले जाएंगे और 2000 तक जो है इनको वो जो है गैस और ऑयल से जो बिजली बनाते हैं उस पर डिपेंडेंस इनकी खत्म हो जाएगी। बहुत सी और बातें हैं, लेकिन उन्होंने जवाब यही दिया था कि जी हमने जिनको पैसे दिए हैं उनके नाम वजारते मिनिस्ट्री। ये हैरानकुन बात सामने आई कि सेविंग्स पड़ी में, फिर तो पीपल्स पार्टी को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब फिर तो पीपल्स पार्टी को तमगा इनको हिलाल इम्तियाज मिलना चाहिए परफॉर्मेंस के। पीपल्स पार्टी जाते वक्त भी जितनी ये लूटमार कर सकते थे और फिर भी इसाक डार साहब के लिए फिर भी इसाक डार साहब के लिए गिफ्ट छोड़ के गए। ये 500 रुपया जनाब आपका है, सेविंग में पड़ा हुआ है, आप लें। और अच्छा ये अक्कल जो कल सब छोटी सी बात, ये अक्कल मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं। इलेक्शन पे इतने बदनाम भी हुए, लोड शेडिंग की वजह से इलेक्शन भी हारे तमाम का तमाम। सेविंग पड़ी थी तो 500 रुपये उठा के देते थे, कम से कम 3 महीने की बिजली तो ले सकते थे। हाँ। कि जनाब आपने लोड शेडिंग नहीं करनी। ये पीपल्स पार्टी तो बड़ी बेवकूफ निकली है। जमहूरियत के हुस्न के शहर में कुछ इस तरह मुब्तला थे कि वो मैशत उनके वो थी नहीं, मैशत उन्होंने एक नॉन जो पार्टी शख्स थे उनको दे रखी थी और कुछ अपनी मैशतों का उनका। अच्छा कराची साहब एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी लास्टली कराची साहब एक मुझे काजी साहब की बात पे कमेंट करने दो। काजी साहब आपने कहा ना कि NFC का बच गया है। काजी साहब हमारे हिसाब से बच्चे ना बच्चे एक ही बराबर है। NFC का पैसा या लाहौर में खर्च हो रहा है, या पिशावर लग जाता है, या कराची लग जाता है, या क्वेटा में चला जाता है। ये आपके किसी डिस्ट्रिक्ट के पास किसी अंडर डेवलप, इसलिए इस पे कट लगता है, लगने दें। इस पे कोई नुकसान होगा तो इन 4 शहरों को होगा, आपके देहाती और बाकी डिस्ट्रिक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। NFC का पैसा करता हूं आपसे, लेकिन डाउन नहीं हो रहा। ये बेहतर है। जाते जाते शायद वक्त का भी मुझे अंदाजा नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस लिया था सांगड़ में जो कुछ कंपनीज हैं जो एक्सप्लोर कर रही हैं ऑयल वगैरह और गैस वगैरह, उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मद होती है जो कि मुआहदे का हिस्सा होता है कि जनाब आप इतने पैसे यहाँ स्कूलों पे या सड़कों पे आप खर्च करेंगे। और उसमें वो मुआहदा ये था कि $30,000 जो है पर ब्लॉक से मुराद जहाँ जहाँ आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो 9 ब्लॉक्स थे। तो किसी ने वहाँ पे खोसो साहब एक हैं, कोई वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मूव किया और पता चला कि वो अखराजात नहीं हो रहे। मैं आपको एक फिगर बताना चाहता हूँ, सांगड़ से रोजाना जो तेल निकाला जा रहा है क्लासरा साहब वो 4400 बैरल है, और जो वहां से गैस निकलती है वो 60 मिलियन क्यूबिक फीट रोजाना वहां से गैस निकलती है। और अभी पता चला है कि 25 के करीब यहाँ पे कंपनियां हैं और सुप्रीम कोर्ट ने तफसील भी मांगी है। आज फिर उसकी हेयरिंग है, कल हुई थी फिर आज हुई है। हम खुदा का शुक्र है, हम इतराज़ तो करते हैं जुडिशरी पे, लोग बहुत ज़्यादा करते होंगे भाई, लेकिन ये जो इशूज़ थे जो रियासत को देखने चाहिए, रियासत के इदारों को देखने चाहिए, अगर वो नहीं देखेंगे तो फिर जाहिर है लोग कोर्ट के पास ही जाएंगे या फिर दुआ मांग के घर सो जाएंगे। तो अर्ज मैंने आपसे ये करना था कि एक स्टोरी हमने पहले की थी चकवाल में जो ऑयल फील्ड है काला नामी गाँव के करीब, तो वहाँ पे जो बस्ती है उस साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये काला क्यों कहते हैं इस गांव को? मैं अपनी थोड़ी क्यूरियोसिटी से पूछ रहा हूँ। ये काला नहीं था, सॉरी मेरा नाम भूल गया, थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्टिंग मी। उसका नाम था काला जो गांव है वो इसके करीब है, जेलम के करीब, तो मैं कंफ्यूज कर गया। थैंक्स फॉर योर हेल्प सर। ये वो काल नाम है उसका। काल में वो बता रहे हैं कि वहां से परिंदे उड़ गए हैं उस नदी में। स्टोरी का हम फॉलो अप भी लेंगे क्योंकि वो जो वेस्ट है वो उस नदी में जा रहा है जिस नदी से किसान, इंतहाई जरखेज जमीन है वहां की और बारानी है, तो वो मर रहे थे, जी रहे थे, जिंदा थे कम से कम। अब वो वहां से वो भी माइग्रेट करना शुरू कर गए। और मैं स्टोरी खत्म करता हूँ, फिर मुझे बड़ा मैं फैन हूँ उनका, जो हमारे उस्ताद यूसुफ हसन साहब होते थे, जिन्होंने कहा था कि नहीं कि सिर्फ परिंदे उड़ा दिए उसने, हरे भरे वो शजर भी जला दिए उसने, जो कोहे जर्द से उतरा बड़ा सखी बनकर हमारे हाथ में कासे थमा दिए उसने। तो हम उस सरमायाकारी का क्या करें करासा साहब जो हमारे हाथ से कासे भी छीन ले। तो ये मैंने आज शामिल की थी, अब आप कमेंट कीजिए। काजी साहब दो छोटी सी अखबारी खबरें हैं, ये छपी हुई हैं, मेरा ख्याल है वो शेयर करनी बड़ी जरूरी है। एक बड़ी उम्मीद वाली खबर है और एक बड़ी डिप्रेस करने वाली है। टाइम बहुत शॉर्ट है। उम्मीद वाली खबर यह है कि बिल्कुल मैं शॉर्ट ही बता रहा हूँ, गवर्नर KP के शौकतुल्लाह कल गए हैं किसी तकरीब में, उनको कलाशनकोफ उन्होंने गिफ्ट देने की कोशिश की तो कलाशनकोफ उन्होंने वापस कर दी, ये कह के कि जनाब ये कलाशनकोफ का दौर नहीं है, ये तलीम का दौर है। थैंक यू वेरी मच गवर्नर साहब कि आपने एक अच्छी रिवायत कायम की, आपको ऐसा ही कहना चाहिए था। इट्स ए रेयर जेस्चर जो ये KP के गवर्नर शौकतुल्लाह ने कहा है कि कलाशनकोफ मत दें, आप तलीम की बात करें, मैंने नहीं लेनी। एक और दूसरी मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट लिया से एक ये दुनिया न्यूज़पेपर में ये मैं बैक पेज पे देख रहा हूँ, एक खबर छपी हुई, मुझे खुद भी दुख हो रहा है खबर पढ़ के। वो कहते हैं तलाक का तनाज़ा, पंचायत का अलहदगी और मियाँ बीवी का रजू पर इसरार, फैसला न मानने पर मियाँ बीवी 2 कमसिन बच्चों समेत इलाका दर बदर।
खानदान का समाजी बैकआउट, ये सोसाइटी कैसी हमारी जालिम होती जा रही है। सही बात कि मियाँ बीवी रजू करना चाहते हैं और दो छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा गांव इकट्ठा होता है, कोई मतलब है वहाँ पे, और उनको निकाल दिया जाता है वहाँ से, इलाके से। अब मुझे नहीं पता वो बच्चियां लेके कहाँ जाएंगे, वो बेचारा खानदान है, ये हमारी कोई कहीं पे कोई सोसाइटी में सपोर्ट नहीं है, ना तालीम की कमी है, डिस्ट्रिक्ट क्लासा साहब, अवेयरनेस की कमी है। वो तलीम वालों की कहानियां तो काजी साहब और मैं आपको सुनाते रहते हैं। तलीम वालों ने इस मुल्क का हशर किया, वो आपके सामने है। वो जैसे अशफाक अहमद कहते थे ना कि इस मुल्क को नुकसान सबसे ज्यादा तलीम वालों ने पहुंचाया है, अनपढ़ों ने नहीं पहुंचाया। ये तलीम से ज्यादा हमारी सोशल वैल्यूज की भी तबाही हो रही है कि गाँव में इस तरह नहीं होता था। मियाँ बीवी को रजू करने का कानूनी और मेरा ख्याल है ये मसबी भी उनको एक राइट मिला हुआ है। गांव के लोग इकट्ठे होते, ये नहीं सोचते कि अगर मियाँ बीवी जा रहे हैं, दो छोटी बच्चियां हैं, कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, क्या इनका वे ऑफ लिविंग होगा, कहाँ से रिसोर्सेज लाएंगे। सो ये भी एक मुझे सुबह सुबह खबर अफसरदा कर गई है कि इस तरह की चीज़ें भी हमारे यहाँ हो रही हैं। यहाँ पे गवर्नर KPK ने अच्छी रिवायत कायम की, कलाशनकोव तोहफा में नहीं ली। ऐसे मेरा ख्याल है लिया के लोगों को भी थोड़ा सा, वहाँ पे DPO साहब हैं, वहाँ पे DCO साहब हैं, कुछ और लोग हैं, अगर सुन रहे हैं तो उनको चाहिए इस तरह के, मेरा ख्याल है ये किसी को हक नहीं दिया जा सकता है कि उसको इलाके से कि अपने गांव से निकाल दें, घरों से दर बदर कर दें। हम कोई ट्राइबल सोसाइटी में नहीं रह रहे, ना केव एज के दौर में जिंदा हैं हम। ठीक है, बहुत शुक्रिया क्लासेस साहब, कायर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।